गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल हुंदियां हन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना संक्रमण की बुरी मार झेल रहे महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में इसकी रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 39,923 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 695 लोगों की इसकी वजह से जान चली गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान इससे 53,249 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले अब बढ़कर 53,09,215 हो चुके हैं। 47,07,980 लोग इस महामारी से ठीक हो गए हैं। हालांकि कोरोना ने महाराष्ट्र में अब तक 79,552 लोगों की जान ले ली है, जबकि राज्य में अभी भी सक्रिय केस 5,19,254 हैं। इधर राजधानी दिल्ली में भी शुक्रवार को 10 अप्रैल के बाद सबसे कम केस आए। कोरोना के 8,506 नए मामले सामने आए, जबकि 289 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब कोरोना का पॉजिटिव रेट घटकर 12.40 पर आ गया है। 10 अप्रैल के बाद ऐसा पहली बार है जब इतने कम केस दिल्ली में आए हैं। हालांकि इससे पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 14,140 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 13,80,981 हो चुकी है। अब तक कुल 12,88,280 लोग ठीक हो चुके हैं। यहां पर कोरोना से कुल 20,907 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अभी भी राजधानी में 71,794 केस सक्रिय हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण के नए रिकॉर्ड मामले केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें इस समय जो हालात हैं अन्य राज्यों के, वो भी कुछ खराब हैं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, तो वहीं हरियाणा में भी कोरोना के 10,608 नए मामले सामने आए हैं और 164 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। यहां पर 8,068 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 180 लोगों की जान चली गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी हालात लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हालात थोड़े कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो केसेस है लगभग 8,000 के करीब आ चुके हैं। जो ग्राफ है कोरोना का वो आधा गिर चुका है। इस पूरे मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज यहाँ पे एलएनजेपी हॉस्पिटल के 250 आईसीयू बेड्स और चालू हो रहे हैं और इसी के साथ 250 और हैं, वो 250 परसों तक चालू हो जाएंगे। तो लगभग 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे चालू हो रहे हैं। ये इन्होंने केवल 15 दिन के अंदर ये पूरा सेटअप तैयार किया है। आप लोगों को याद होगा कि 15 दिन पहले मैं यहाँ देखने के लिए आया था तो ये पूरा मैदान होता था। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, इंजीनियर्स ने, वर्कर्स ने, मजदूरों ने मिलके ये बिल्कुल वॉर फुटिंग के ऊपर मिशन मोड में ये 500 आईसीयू बेड्स तैयार किए हैं। परसों हम लोग वहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे भी इसी तरह के 500 आईसीयू बेड्स तैयार हुए हैं। तो अब लगभग 1,000 और नए आईसीयू बेड्स दिल्ली में तैयार हो गए हैं। इसी तरह से 200 आईसीयू बेड्स राधा स्वामी सत्संग ब्यास छतरपुर में तैयार हो रहे हैं। तो टोटल 1200 आईसीयू बेड्स मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेंगे जो इनका दूसरा ब्लॉक है वो पूरा होने में। 1200 आईसीयू इस वक्त दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है।
तो बेड्स तो अब काफ़ी खाली हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर, लेकिन आईसीयू बेड्स उतने खाली नहीं हो रहे। इसका मतलब लोग थोड़े जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो अभी सिस्टम में थोड़े सीरियस पेशेंट्स ज़्यादा हैं, आईसीयू बेड्स की कमी है। लेकिन ये 1200 आईसीयू बेड्स आने के बाद अब मैं समझता हूँ कि शायद आईसीयू बेड्स की कमी दूर हो जाएगी। सर, बीजेपी प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कभी एक रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, स्टोरेज की कमी थी। मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। हमें लोग एक तरफ मर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, दुखी हैं लोग, तो हमें इस टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मिलके हमारी मदद की, हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब अपने को सबको मिलके कोशिश करनी है कि वैक्सीन किस तरह से जल्दी ऑर्गेनाइज करें, लाएं, ताकि दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम केजरीवाल को आपने अभी सुना। बीजेपी का क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, अब वो आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में बहुत दुख है, दर्द है, और उस दर्द का एहसास भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों को उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो दर्द है लोगों को, उसका एहसास उनको भी है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लोगों की खिदमत में लगे हैं, कोरोना की एक बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के वक्त में पूरा विश्व अगर भारत के साथ खड़ा है, इसलिए नहीं खड़ा कि उसको खड़ा होना था, बल्कि इसलिए खड़ा है कि भारत भी उनके दुख दर्द में वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को लेकर आगे चलता है और भारत ने भी हर मोड़ पर मदद की है। और इसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ इस संकट के घड़ी में खड़ी। अभी विपक्ष के नेताओं को विदेशियों से भी कुछ सबक ले लेते। पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री जी को फोन करके, चिट्ठी लिख के, रिलीफ भेजकर, ऑक्सीजन भेजकर, कंसंट्रेटर भेजकर ये वचन दे रहे हैं कि हम आपके साथ दुख की घड़ी में खड़े हैं। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं को कोरोना के कंधे पर बैठकर अपनी सियासत सूझ रही है। वो अभी भी प्रेम पत्र लिख रहे हैं और उसमें वही राजनीतिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो भाषा वो बराबर बोलते रहे, वो किसान आंदोलन हो या कई अन्य चीज़ें हो। क्या कोरोना काल में विपक्ष के इतने वरिष्ठ नेताओं का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो प्रधानमंत्री जी को कहते कि हम इस संकट की घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर आपके साथ इकट्ठे और एकजुट होकर खड़े। देश की जनता इन विपक्षी नेताओं को कभी क्षमा नहीं करेगी। जब महामारी हो, पैंडेमिक हो, इतना समझिए कि इतिहास में सबसे बड़ी महामारी आई हो, तो इस वक्त एकजुट होने का समय है या विपक्ष की एकजुटता का समय है? देश के लोग ये जवाब चाहते हैं उनसे, और देश कभी उनको क्षमा नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी है कि वो सेवा में जुटे, सब काम कर रहे हैं। हम कहीं पर जो मदद कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं। हम किसी को अगर दवा दिलवा रहे हैं या बेड दिलवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम वो कहाँ से लाए ये बताने को तैयार है। ये नहीं अगर आप कहीं पर कोई नेता भी अगर रेमडेसिविर या दवा या ऑक्सीजन लेकर आता है तो वो किसी न किसी का हक मार के ला रहा है। उसको कहीं पर भी स्टॉक नहीं करना है, बल्कि आपको जहां भी उपलब्ध हो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। यहीं प्रवेश वर्मा हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों को कंसंट्रेटर देकर जान बचाई है, लेकिन उसकी डफली नहीं बजाई। लेकिन कुछ लोग डफली ज़्यादा बजा रहे हैं, काम कम। कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज आएगी या नहीं आएगी? कांग्रेस ने तय कर रखा है कि कोरोना के कंधे पर बैठकर सियासत करेंगे। आज किस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। पहले वैक्सीन के बारे में उन्होंने भ्रम पैदा किया, शशि थरूर ने बयान दिया, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब ने बयान दिया।
और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, हम दिल्ली में देख रहे हैं अब तक एक दिन में जो मामले चिंता बढ़ा रहे थे, कोरोना के केस 24,000, 25,000, 20,000 से ज्यादा आना, अब वो पहले 10,000 हुए, अब वो 8,000 पर संख्या पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा राहत की खबर इसके लिए कहा जाएगा, दिल्ली सरकार के लिए भी, अस्पतालों के लिए भी, खासकर दिल्ली के लोगों के लिए। जी, आंकड़े बड़े हुए थे, यानी कोरोना की रफ्तार से इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें दिल्ली सरकार, अस्पताल विभाग के लोग, जब जनता लगातार कोशिश कर रही थी तो वो ट्रेन मतलब आज जाते हुए वो ट्रेन टूटती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार 24 घंटे के अंदर लगभग 8,000 के करीब आंकड़े आए हैं और लगभग मरने वाली संख्या जो है उसमें भी बहुत घटी हुई है और 300 के करीब आंकड़े आए हैं उसमें भी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं, दिल्ली सरकार ने खुद स्पष्ट कहा है कि दिल्ली से अभी करोड़ आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, दोबारा से संपर्क करेंगे। लेकिन जो हालात दिल्ली में है वो हम लगातार बता रहे हैं देश की जनता को। इस समय जैसी स्थितियां हैं वो बता रहे, लेकिन लापरवाही का समय बरतने का बिल्कुल नहीं है। लापरवाही बिल्कुल बरती नहीं जा सकती है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है, परेशानी नई भी खड़ी हो सकती है या परेशानी और बढ़ सकती है। राजीव, अपनी बात पूरी करिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज होगी कि दिल्ली सरकार अगर थोड़ी बहुत भी ढील देती है या फिर थोड़ी बहुत लापरवाही बरतती है तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर दोबारा से बिगड़ सकती है। और लगातार कहीं ना कहीं जनता का सहयोग मांगा जा रहा है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री लगातार कहीं ना कहीं जनता से यही कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा संयम रखिए, अभी कोरोना को ये मत समझिए कि कोरोना खत्म हो गया है। मगर जिस तरीके से लगातार अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर भी बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, आईसीयू बेडों की भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर लगातार अभी भी वेंटिलेटर बेड और आईसीयू बेड दोनों ही लगातार भरे हुए हैं अस्पतालों के अंदर, उनके अंदर अभी जगह खत्म नहीं हुई है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं एक चीज और देखनी पड़ रही है इसमें, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा अभी भी जनता को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है क्योंकि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को दोषी बना रही है कि दिल्ली के अंदर कोरोना की जो रफ्तार बढ़ी थी वो आम आदमी पार्टी की वजह से बढ़ी हुई थी। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मगर कहीं ना कहीं इस आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में जनता पिसती नजर आ रही है और जनता अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि अभी तक जो अस्पतालों के अंदर के जो हालात जरूर थोड़े बहुत सुधरे हैं, मगर बाहर जो आईसीयू में अस्पतालों के अंदर बाहर जो अपने घरों में इलाज करा रहे हैं उनके लिए किस तरीके की दिल्ली सरकार कड़े कदम उठाएगी ये जरूर देखना होगा। जी, ऑक्सीजन को लेकर लगातार राजनीति हो रही थी, वैक्सीन को लेकर भी कहा जा रहा था, अभी क्या लग रहा है कितने दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर बात कहा जा रहा था, बार बार दिल्ली सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन नहीं केंद्र सरकार दे रही है और केंद्र सरकार उसमें कमी कर रही है, जितनी 700 मैट्रिक टन की है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मगर अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगभग 500 मैट्रिक टन ही उनको ऑक्सीजन चाहिए और लगातार कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिल रही है। मगर बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन दी जा चुकी है और लगातार कहती है दिल्ली सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मगर इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि दोनों सरकारों के बीच में राजनीति की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप करे जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता एकदम परेशान है और जनता के पास ना तो काम धंधा है, ना ही बाहर जा सकते हैं और ना ही अस्पतालों के अंदर इलाज करा सकते हैं क्योंकि अस्पतालों के हालात भी अभी इतने सुधरे नहीं है। मगर आंकड़े जरूर घटे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 8,000 के करीब आंकड़े आना वो भी अभी कहीं ना कहीं बड़े हुए आंकड़े माने जाते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार जब तक आंकड़े घटेंगे नहीं, लगभग 1,000-2,000 के नीचे नहीं आएंगे तो शायद दिल्ली सरकार लॉकडाउन को शायद अभी नहीं खोल सकती है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अशोक सरवाल जुड़ चुके हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर सरवाल, हालात इतने ज्यादा हो चुके हैं, एक तरफ तो कोरोना का डर है लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का भी डर है, वो भी लगातार सता रहा है। और तीसरी बात ये कि तीसरी लहर आने वाली है, नए नए म्यूटेंट का अलग से डर है। बहुत ज्यादा देश की जो स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो नया म्यूटेंट है वो तो आने की काफी संभावना है, विंटर्स में आएगा। लेकिन जो अभी ऐसे घबराने की बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी है। और हमें ये भी याद रखना है कि जो भी हेल्थ केयर सेंटर में अगर हम जाके वैक्सीन लगवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें ये करना चाहिए कि जो वैक्सीन हमें चाहिए वो दे। तो उस सेंटर पे जो वैक्सीन अवेलेबल है वो हमें ले लेने चाहिए।
तीसरा, अननेसेसरी जो है ऑक्सीजन का या मेडिसिन का हमें अपने घर पे भर के रखना है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हमें बंद करवानी चाहिए। जो आपने ब्लैक फंगस के बारे में बात करी, वो काफी कम पेशेंट्स में होता है। बेसिकली जिन पेशेंट में इम्यूनिटी कम होती है उन पेशेंट्स को इससे ज्यादा खतरा होता है। तो ये चीज आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरी मेडिसिन ले लेते हैं और आपकी इस कारण मेडिसिन लेने के कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस केस में आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा आपकी बात पूरी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करना निधि। इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है, इस अस्थान तक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। वाहे गुरु वाहे ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हालात ऐसे हो चुके हैं देश में, सोचने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जा सकती है, ढील बिल्कुल भी नहीं बरती जा सकती है। डॉक्टर सरवाल, अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, जैसे कि अभी केसेस हैं 3-3.5 लाख के आसपास केसेस स्टैटिक हो गए हैं काफी दिनों से। तो हमें ये तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन है इससे कुछ फायदा तो हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं कि इसको आप लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। तो अभी जब गवर्नमेंट अब कुछ एक अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जो लॉकडाउन बंद करेगी, तो भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आगे भी फॉलो करने हैं। तो ये जनता को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी ये गलतियां आगे नहीं करनी चाहिए जो कि पहले करी गई हैं। दूसरा, अपनी मेडिसिन के बारे में जो बात कर रहा था, जो मेडिसिन हैं आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अननेसेसरी आपको खुद मेडिसिन को ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे मरीज ने वो मेडिसिन ले लिया तो मैं भी वो मेडिसिन ले लूं। और अननेसेसरी आपको हॉस्पिटल में जाके रश नहीं करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको घर पे होम आइसोलेट होना चाहिए, तो वो किसी कारण से ही बोला गया होगा। तो ये आपको समझना जरूरी है कि हमेशा जरूरी ये नहीं है कि बेड की अवेलेबिलिटी की वजह से ही डॉक्टर मना करता है। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो इसलिए मना किया जाता है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव इस समय है। राजीव, दिल्ली के अस्पतालों का हाल बताइए, क्योंकि अस्पतालों में बहुत ज्यादा पहले दिक्कत थी, अभी वो स्थिति पूरी तरीके से क्या सुधर चुकी है? क्योंकि कल CM केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अब दिल्ली में कुछ बेड जो हैं वो खाली हो चुके हैं, अब जिसको भी दिक्कत हो आ सकता है, किसी को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अस्पतालों में क्या हालात है, बेड्स के क्या हालात है? क्योंकि जैसे जैसे संख्या कम हो रही है तो शायद अस्पतालों की जो व्यवस्था वो भी ठीक हो गई होगी। देखिए, बिल्कुल जो है जिस तरीके से अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर जो पहले हालात थे, यानी कि अस्पतालों के बाहर जो मरीज पड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इलाज के लिए अपना अपना नंबर लगा रखा था कि किसी तरीके से अस्पताल के अंदर जाएं, उनको बेड मिले, उनको जगह मिले और कहीं ना कहीं उनका इलाज हो, मगर वो स्थिति अब नहीं है। क्योंकि अस्पतालों के अंदर इतनी बड़ी अब संख्या नहीं है, क्योंकि जो अस्पतालों के बाहर देखने को मिल रहे थे कि मतलब बाहर अस्पतालों के बहुत मरीज नहीं है, मगर हाँ अस्पतालों के अंदर जरूर मरीज है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं कोशिश के अंदर थोड़ी बहुत लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अभी भी दुगने से तिगने दाम लिए जा रहे हैं और मोटी फीस वसूली जा रही है। बेड के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर, वेंटिलेटर के नाम पर, यहाँ तक कि वैक्सीन के नाम पर भी लिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन को लेकर जो कालाबाजारी की जा रही है, दिल्ली सरकार शायद इस तरफ अभी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वैक्सीन जो बनाने वाले यानी नकली वैक्सीन जो दी जा रही है, नकली वैक्सीन बेची जा रही है, उस तरफ दिल्ली सरकार का और ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं लोग
उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस जरूर कोशिश कर रही है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो रणनीति होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इसके अंदर कमजोर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या जरूर घटी है, मगर इससे कोई खास अभी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ने खुद स्पष्ट करा कि जिस तरीके से आंकड़े कम हुए हैं, क्या अगर थोड़ी बहुत ढील बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से दोबारा से बढ़ेंगे। और इसीलिए दिल्ली सरकार अभी सख्ती से पालन कराने के लिए जनता से अपील कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आप लोगों की मदद के लिए हैं, अस्पतालों के अंदर जो भी सुविधा होगी हम करेंगे, मगर कहीं ना कहीं अभी भी मरीजों की बात करें या फिर प्रवासी मजदूरों की बात करें, मरीज जरूर उस अस्पतालों में कम हुआ, मगर अभी आईसीयू यानी कि होम क्वारंटाइन के अंदर मरीज अभी भी भर्ती है और लगातार अपना इलाज कर रहे हैं। मगर जो प्रवासी मजदूर है वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर से लगभग 80% से ज्यादा प्रवासी मजदूर जा चुके हैं और जो थोड़े बहुत रुके हुए हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी खाने का गुजारा भी नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। डॉक्टर सरवाल, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अब कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी कहा यह जा रहा है, या फिर कोरोना से ठीक होने के बाद कि हार्ट डैमेज कुछ लोगों का हो रहा है, कई रिसर्च में ये सामने आ चुका है, कई एक्सपर्ट का भी कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अभी रिसर्च चल रही है कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, बट बेसिकली जो स्ट्रेस होता है बॉडी पे, जो स्ट्रेस पड़ता है उस कारण हार्ट पे भी स्ट्रेस पड़ता है। और ये देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को कोरोना हो जाता है उनमें थोड़ा सा उनकी हार्ट रेट में चेंजेस आए देखे गए हैं और थोड़ा सा हार्ट रेट की रिदम में भी चेंजेस देखे गए हैं। जो कोरोना की वजह से जो डी डायमेटेस, जो आप काफी लोग कह रहे हैं कि डी डायमेटेस, ये बेसिकली ये देखने के लिए होते हैं कि जो ब्लड में खून की जो मात्रा है वो कितनी गाढ़ी है और कितनी पतली हो गई है। तो बेसिकली इन पेशेंट्स में जो खून है काफी गाढ़ा होने की वजह से खून जमने के काफी चांसेस होते हैं, जिसको हम स्ट्रोक या फिर हम हार्ट ब्लॉकेज बोलते हैं। तो ये होने के चांसेस की वजह से हम काफी पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है ताकि ब्लड सप्लाई लंग्स में और अदर ऑर्गन्स में भी प्रॉपर रहे। तो ये एक रीजन है कि काफी पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि कोविड हार्ट पे अटैक करता है। तो ये स्ट्रेस रिलेटेड और काफी इम्यूनोजेनिक रिलेटेड जो वैस्कुलर चेंजेस है उसकी वजह से हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है। इससे बचने के लोग क्या कर सकते हैं? कुछ घर पर कोई घरेलू इलाज किया जा सकता है या फिर सीधे अस्पताल जाया जाएगा, सीधे डॉक्टर्स का परामर्श? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कि आपको अस्पताल जाना चाहिए। ये बेसिकली आपके ट्रीटमेंट का पार्ट ही होता है। जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है कोविड का, तो इसमें काफी टेस्ट कराए जाते हैं देखने के लिए कि हमारी डी डाइमर वैल्यू, हमारी सीआरपी वैल्यू ये कितनी है। तो इसी के बेस पे हमारी जो एंटीकोगुलेंट्स इनको बोलते हैं, इनको चलाया जाता है। और पहले इनको इंजेक्टेबल फॉर्म में चलाया जाता है, और कई पेशेंट में अगर डोज ज्यादा भी हो जाए तो उनको इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डोज की मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि घर पे पेशेंट अपनी मर्जी से इनको चला ले, बट ये है कि डॉक्टर पेशेंट की बॉडी स्टेटस, पेशेंट के वाइटल्स, पेशेंट की किडनी लिवर स्टेटस देख के ही मेडिसिन को स्टार्ट करता है। प्रीवियस हिस्ट्री क्या है पेशेंट को, कई पेशेंट ऑलरेडी इन मेडिसिन को ले रहे होते हैं तो उनकी डोज को मॉडिफाई करना होता है। कोई डायलिसिस का पेशेंट है, कोई सर्जरी का पेशेंट है, किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, उन पेशेंट्स को भी ध्यान रखना होता है हमें कि इसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन की मॉडिफिकेशन करनी होती है। डॉक्टर सरवाल, एक डॉक्टर होने के नाते आपका नजरिया क्या कहता है कि आने वाली जो तीसरी लहर होगी या फिर नए नए म्यूटेंट होंगे, उनसे निपटने के लिए अस्पतालों को अपने स्तर पर क्या तैयारी करनी चाहिए? अस्पताल अपने स्तर पे, काफी अस्पतालों ने अपने स्तर पे ऑलरेडी सेकेंड वेव के टाइम बहुत अच्छी तैयारियां कर ली हैं। बट प्रॉब्लम बेसिकली जो हो रही है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑक्सीजन और जो मेडिसिन की सप्लाई है वो बहुत ही नियंत्रण रूप में आ रही है, और इसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि देखना चाहिए किस हॉस्पिटल को कितनी रिक्वायरमेंट है, किस हॉस्पिटल के पास ये फैसिलिटीज है, वो किस तरह के पेशेंट ले सकता है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन ज्यादा दे दी गई है बट उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, और कई हॉस्पिटल है जिनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट उनके वेंटिलेटर्स और बाईपैप हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही। बिल्कुल डॉक्टर सरवाल, बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ इस समय गणेश तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे इंदौर से। गणेश, क्या हाल है वहां का? क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है लगातार डराती जा रही है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर धीरे धीरे जो हालात हैं वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, चाहे वो देश की राजधानी की बात हो या फिर अन्य राज्यों की। मध्य प्रदेश का हाल बताइए। निश्चित तौर पर देखिए काजल, कोरोना की हालांकि दूसरी लहर तो भयावह ही देखने को मिली, लेकिन अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ राज्यों की तरह अब मध्य प्रदेश में भी जो कोरोना की लहर है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है, और ये वाकई एक आम जनता के लिए सुकून के पल है। अच्छी खबर है उनके लिए कि जो अब लगातार अप्रैल माह में भयावह स्थिति में कोरोना की स्थिति थी, यहाँ पर लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, लोग हताहत हो रहे थे, परेशान नजर आ रहे थे। अब वो सारी स्थितियां देखने को नहीं मिल रही है। अब जो है मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। बात करें तो अब मध्य प्रदेश में 5वां दिन ऐसा है
है जहां मध्य प्रदेश में 10,000 से कम आंकड़े मध्य प्रदेश में आए हों। अगर बीती रात की बात करें तो 8,087 मामले जो है मध्य प्रदेश में सामने आए कोरोना की, वहीं 88 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, राहत भरी खबर यह है कि 8,000 जो पॉजिटिव मामले आए, इससे कहीं ज्यादा 11,000 से ज्यादा मामले जो है लोग अपने घरों पर ठीक होकर भी कोरोना की जंग को जीतकर घरों को भी गए हैं। तो लगातार जो है कोरोना के आंकड़ों में कमी नजर आ रही है। जो जहां इंदौर की भी बात करें तो इंदौर में 1800-1900 मामले आ रहे थे, अब वहीं इंदौर की अगर बात करें तो 1500 समथिंग मामले ही इंदौर में आ रहे हैं, वहीं 1200-1300 भोपाल में मामले सामने आ रहे हैं। तो लगातार अब मौतों का आंकड़ा और पॉजिटिविटी का आंकड़ा कम आ रहा है। जहां अगर पूर्व की बात करें, अप्रैल माह की बात करें तो मध्य प्रदेश में 28% की दर से कोरोना के आंकड़े आ रहे थे, वो अब 11 पहुंच चुके हैं। बीती रात की बात करें तो जो आंकड़े सामने आए हैं 11.8% की दर से मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े सामने आया। तो हालांकि लगातार जो है आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस पर सख्ती से अभी भी नियम का पालन करवा रही है। साथ ही जो 17 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू है, वहां पर मुख्यमंत्री ने संदेश, यह भी एक संदेश दिया है उन्होंने जन जागरण को, कि जहां पर 5% से कम आंकड़े आएंगे कोरोना के, वहां पर धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से छूट दी जाएगी। लेकिन जहां पर 5% से ज्यादा आंकड़े होंगे, वहां पर कोरोना कर्फ्यू अभी भी लागू रहेगा, क्योंकि अभी हमने ये जंग जीती नहीं है। आंकड़े सिर्फ कम आना चालू हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। जी काजल, कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन जंग जीतने की पूरी तैयारी चल रही है। बीजेपी शासित राज्यों को लगातार कहा जा रहा है कि वहां पर वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य है या फिर दिल्ली में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कहा यह जा रहा है कि वहां पर ही वैक्सीन की सिर्फ कमी हो रही है। मध्य प्रदेश का हाल क्या है वैक्सीन को लेकर? देखिए काजल, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की कमी तो मध्य प्रदेश में भी दिख रही है, भले ही बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो लोग अभी भी वैक्सीनेशन का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा। जहां सरकार ने केंद्र सरकार ने 18+ उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आदेश दिया था और लोगों को वैक्सीन लगाई भी जा रही थी। जहां 1 मई से ये चीज सुचारू रूप से चालू होनी थी, लेकिन वो नहीं चालू हो पाई थी। इसके बाद 8 मई से चालू हो पाई थी। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की कहीं ना कहीं जो भारी मात्रा में लोगों ने इसको बुकिंग की है, लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गणेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वैक्सीन की किल्लत लगभग हर राज्य में देखी जा रही है और यही वजह है कि राज्य सरकारों ने अलग अलग अपने अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर निकाल दिए हैं ताकि वैक्सीन आ सके, राज्य सरकारें उसको अपने अपने तरीके से खरीद सके। हालांकि ये काम केंद्र सरकार का था, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया, पल्ला झाड़ लिया जिम्मेदारी से। राज्य सरकारें पूरी तैयारी कर रही हैं ताकि वैक्सीन आ सके, प्रदेश के लोगों को लगाई जा सके। लेकिन राहत की खबर यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हो रहे हैं। जो आंकड़ा 24-25 हजार तक पहुंच गया था, अब वो 8 हजार तक पहुंच चुका है। राहत की खबर। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ANB न्यूज ने ठाना है
कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ